चाइना, रशिया और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर मुज़ाकरात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दुनिया भर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और अब एक और उसके अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना और रशिया और ईरान ने चाइनीज दारुल हुकूमत बीजिंग के अंदर एक न्यूक्लियर वेपन्स इशू जो उनके दरमियान, अब इशू क्या है, ऑब्वियसली अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन भी दी हुई थी ईरान को कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करें, मुज़ाकरात में शामिल हों, वरना अटैक के लिए तैयार हो जाएं। और जिस रफ्तार से इजरायली टॉकिंग पॉइंट्स और एजेंडा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया है अक्रॉस द बोर्ड, यहाँ तक कि कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, जैसे बेनर, ये एडम बेनर करके बंदा था जो ऑनवॉय था, जिसने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया हमास से मुज़ाकरात के ऊपर, और इसकी भी लग रहा है कि छुट्टी तो नहीं होने वाली इस बंदे की, मगर इसकी मुसीबतों में इजाफा हो गया क्योंकि इसने ये कहा था बेसिकली, एडम बेलर जो एम्बेसडर है, उसने ये कहा कि अमेरिका इजराइल का एजेंट नहीं है। और उसके बाद नेतन्याहू का दफ्तर उससे नाराज हुआ और अब ये खबर आई कि उसको ये हॉस्टेज नेगोशिएशंस और जो बराह रास्त जो बातें चल रही थी हमास के साथ, उससे हटा के रख दिया। मगर वो एक और मौजू है, वो अमेरिका को लेकर मौजू है। चाइना, रशिया और ईरान जो ये मुलाकात कर रहे हैं, ये एक ऐसे मौके पे हो रही है जब रशिया यूक्रेन के अंदर अपने आप को थोड़ा उभरता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी बड़ी सक्सेसेस हुई हैं, कामयाबियां हुई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। अमेरिका एक तरह से न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे, मगर जब यूक्रेन ने मान लिया कि जी हम अपना एक टेंटेटिव सीज फायर के लिए अग्री करते हैं, तो उसके बाद अमेरिका ने भी अपनी जो मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो उनके साथ बरकरार कर दी। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस आ रही है बीजिंग के अंदर जो हो रही है ईरान, रशिया और यूक्रेन के और चाइना के दरमियान, इसके ऊपर चाइनीज़ जो नायब वजीर खारजा हैं मा जाओ, वो इस मीटिंग को चेयर करेंगे और माओ निंग जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका भी इसके अंदर शमूलियत होगी। अब ये क्लोज डोर सेशंस ऑब्वियसली न्यूयॉर्क के अंदर भी हो चुके हैं, जिसके अंदर ईरान ने और ईरान के न्यूक्लियर या जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से न्यूयॉर्क के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मुलाकात भी की है पिछले 24 घंटे के अंदर, और वो निगाह रख रहे हैं ईरान के जो न्यूक्लियर यूरेनियम स्टॉक पाइल है, यूरेनियम येलो केक भी कहते हैं। आपको याद होगा जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी यूरेनियम बेस्ड है इंस्टेड ऑफ जो इंडिया का रशियन प्लूटोनियम बेस्ड था। तो इसे एक सक्सेस कहा जाता था क्योंकि यूरेनियम की प्रोसेसिंग ज़्यादा एफिशिएंट थी, ज़्यादा चीपर थी, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। तो अब एक तरफ अमेरिका की बैकिंग और इन सब चीज़ों के ऊपर करके इसराइल के प्रेशर के ऊपर बात हो रही है कि ईरान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल और ये सब चीज़ें। अच्छा, इसराइल के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, यहाँ तक कि कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुतालबा किया है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन और एसोसिएशन से, कि वो इजरायली जो न्यूक्लियर अनडिक्लेयर्ड प्रोग्राम है उसका जायजा करें। ये पिछले कोई एक हफ्ते के अंदर हुई है बात। तो न्यूक्लियर टॉक्स के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। इजरायली प्लान्स भी थे कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को शायद टारगेट ना करें, मगर उन्होंने, यानी एक प्लान बन रहा था, ये हमें पता है, और ये प्लान एक लीक भी हुआ था पेंटागन का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मगर अब जब ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों के अंदर एक धमकी दी, एक तड़ी मारी ईरान को, या तो बात से मान लो या फिर डंडा आ रहा है, इन्हीं अल्फाजों के अंदर तो इस्तेमाल नहीं किए डोनाल्ड ट्रंप ने। मगर उसके बाद अब इस मौके के ऊपर, और ईरान हमेशा डिनाई करता रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर बुशहर के अंदर हो गया और जगह पे हो गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और सिविलियन पर्पसेस के लिए हैं, कि वो इनरिच नहीं करा यूरेनियम, ये हमेशा डिनाइल रही है। मगर ईरान ने पहले भी 2015 के अंदर एक डील रीच की थी। अमेरिका, ब्रितानिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया
के साथ मिलकर, मगर जब ट्रंप आया तो वो रिनेक कर दिया, वो बैक आउट कर दिया उस डील से। उसने कहा कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। और 2018 के अंदर उसने ये जो ईरान न्यूक्लियर डील थी, इससे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPA करके उससे माजरत कर ली। तो ईरान के अंदर बड़ा खदशा था कि भाई ये तो साइन डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये। और ट्रंप का जो हरकतें हैं वो भी कुछ चेंज नहीं हुई हैं, एक्सेप्ट कि अब इजरायली इन्फ्लुएंस जो है ट्रंप हुकूमत के ऊपर वो बहुत गहरा हो गया है। तो इस पूरी चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए अब क्या होगा, क्या अभी भी एक चांस है कि ये न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए या अटैक किया जाए? बेसिकली इसराइल कहीं जाके अटैक तो नहीं कर सकता ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को, कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि नेतन्याहू की पोजीशन अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी एक लहर चल चुकी है और एक बहुत बड़ा डिबेट चल चुका है कि क्या ट्रंप हुकूमत एक टेस्ट कर रही है ये सब चीज़ें करके, बेसिकली कि फ़लस्तीनियों को टारगेट करो या ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जिसकी आप स्पीच से अग्री नहीं करते उनको आर्काइक लॉज, पुरानी कोई छुपी हुई कोई कानून के तहत लोगों को आप उनकी ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी स्ट्रिप करें और फिर डिपोर्ट करने की बात करें, क्योंकि उनकी स्पीच जो है या उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इजहार राय के ऊपर आपको इख्तलाफ है या आप उस इजहार राय से इत्तेफाक नहीं करते। तो बहुत कुछ हो रहा है। हमें बताया जाता था कि अमेरिका के अंदर इजहार राय बुनियादी एक फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर आपकी प्रोटेक्टेड स्पीच के अंडर आता है, मगर अक्टूबर 7 के वाक़यात के बाद पूरी दुनिया में एक सी चेंज आया, एक तब्दीली हम देख रहे हैं, जहाँ पे अलायंसेस रीइमर्ज हो रही हैं, पुरानी अलायंसेस टूट रही हैं, एवॉल्व कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। और इसी एक सेटअप के अंदर हर कोई अपना एक हिस्सा या कोना ढूंढने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो। चाइना को तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना के इर्द गिर्द हर कोई आता है, क्योंकि उसके पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, रिसोर्स एडवांटेज है, स्किल्ड लेबर एडवांटेज है, प्रोडक्शन एडवांटेज है। रशिया के पास एनर्जी रिसोर्सेज की एडवांटेज है। इंडिया के पास उसकी ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल और सर्विसेज और टेक के अंदर बहुत बड़ी एडवांटेजेस हैं। रशिया की बात करता, एनर्जी, ऑयल, कमोडिटीज़, गैस, वो सब इनके पास है। अब और ममालिक जैसे कनाडा और अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका के ट्रंप कनाडा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बुरहान आ गया है। उन्होंने अपनी इतनी एक्सपेंडिचर ने इतना कर दिया, इतने पैसे उन्होंने प्रिंट किए कि अब वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हैं कि वहाँ पे उनकी इकॉनमी शायद कलैप्स होने के लिए जा रही है। कनाडा निस्बतन इसके पास ऑयल, गैस, एनर्जी रिसोर्सेज बेतहाशा हैं। फ्रेश वाटर एक्सेस, यानी जो पीने का पानी है, सॉल्ट वाटर नहीं, पीने का पानी जो है, उसके ज़राए कनाडा के पास दुनिया के अंदर शायद टॉप 2 या 3 ममालिक के अंदर हों। तो और फ्यूचर के अंदर कहते हैं कि जो जंगें होंगी वो तेल के ऊपर नहीं होंगी, वो एनर्जी के ऊपर नहीं होंगी, वो होंगी पानी के ऊपर, पीने के पानी के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया गर्म हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसी तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखें जो फोकस है कनाडा का, वो भी इसको मैक्सिमाइज करने का है कि इसके जो पोटेंशियल है उसको किस तरह मैक्सिमाइज किया जाए। ट्रंप के धमकियों तड़ियों के बाद एक कनाडा के अंदर एक रिवाइवल शुरू हो गई है, जहाँ पे लोग अपने कनेडियन होने के ऊपर एक प्राइड, एक नेशनलिज्म की लहर चली हुई, और वो कह रहे हैं हम किसी भी सूरत हाल में डिफेंड करेंगे अपने आप को अमेरिकन इकोनॉमिक वॉरफेयर से। ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऊपर ये टैरिफ के जरिए वॉरफेयर कर रहा है, मगर ये अब कनाडा को कोर्स करेक्शन की तरफ लेके जा रही है चीज़, कि दुनिया के अंदर कोई भी आपके परमानेंट दोस्त नहीं होते और कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होते। और इसीलिए यहाँ तक कि अमेरिका और कनाडा की दोस्ती सदियों पुरानी है, लेकिन अब पर्सनल मफादात के ऊपर अगर खड़ा भी होना पड़ा तो यहाँ पे खड़े होने के लिए लोग तैयार हैं। कोई लेटता नहीं है सामने या झुकता नहीं है कोई सामने। पाकिस्तान के अंदर आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन? वहाँ पे तो लेटने और झुकने का एक रिवाज बन के रह गया है। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह।